ह्यूमन कंफर्ट। बिल्डिंग्स को हम डिज़ाइन करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमें अपनी बिल्डिंग्स में रहना है और हम अपनी बिल्डिंग को कंफर्टेबल डिज़ाइन करते हैं। यानी कि हम जितने भी बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करेंगे एक ह्यूमन कंफर्ट लेवल पर डिज़ाइन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है और हम अपनी बिल्डिंग्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं। दैट मीन ह्यूमन कंफर्ट इन आर्किटेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमन कंफर्ट इन आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है और हम इसको बिल्डिंग्स में कैसे यूज़ कर रहे हैं। सी सिंपल इज़ ह्यूमन कंफर्ट। हम अपने एक ह्यूमन बीइंग कितना कंफर्टेबली एक बिल्डिंग में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलरली रूम के अंदर कितना कंफर्टेबल वो रह पा रहा है या कितना कंफर्टेबल वो फील कर पा रहा है। आप अलग अलग बिल्डिंग्स में जाते हैं, उसमें अलग अलग कंफर्ट लेवल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल फीचर्स उन्होंने यूज़ किए होते हैं अपनी बिल्डिंग में ताकि वो कंफर्ट दिला सकें। इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो वहाँ की लाइटिंग कैसी है, वहाँ का बिल्डिंग का टेम्परेचर कैसा है, जिस आप रूम में बैठे हैं वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं आ रही है, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है। तो ये कुछ सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं वाइल कंसिडरिंग अ ह्यूमन फैक्टर इन बिल्डिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं फॉर आवर ह्यूमन कंफर्ट। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉइस, लाइट, स्मेल। तो ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं ये ह्यूमन कंफर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर उस बिल्डिंग का कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे आप किसी भी एक बिल्डिंग में बैठे हैं, किसी एक रूम में बैठे हैं, वहाँ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी देखने को मिल जाएगी, या बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा तो आपको सर्दी लगेगी। तो ऐसे ही ह्यूमिडिटी के केस में भी होता है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो सेम विद द अदर्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कंफर्टेबल के रेंज में आते हैं। अगर हमारे पास ये फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल कंफर्ट। थर्मल कंफर्ट का मीनिंग हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन करता है टेम्परेचर से, यानी कि बिल्डिंग का टेम्परेचर कैसा है, रूम का टेम्परेचर कैसा है। तो यहाँ पे जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर हमें मिलता है, यानी कि हीट हमारी लॉस होती है और हीट हमारी गेन होती है। तो आपने कभी फील किया होगा जब ऐसे आप एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग हैं, या फिर आप कभी भी देखते हैं बस में या ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता उस भीड़ की वजह से, और आपको एक बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है? ये हमारे एक बॉडी के मेटाबॉलिज्म के थ्रू, जैसे सारी ह्यूमन बॉडी एक मेटाबॉलिज्म करती है जिसमें क्या होता है, हीट हमारा बॉडी से हीट निकलती है, ठीक है। तो वो हीट को रेडिएट करती है हमारी बॉडी, तो उससे क्या होता है, पूरे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज अप हो जाता है, वो पूरे रूम का टेम्परेचर को बढ़ा रही है। ऐसे कुछ ऐसे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिससे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपकी विंडो की ओपनिंग्स कहाँ पर हैं, उससे आप एक और फैक्टर है जिससे आपका रूम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर आपकी विंडो का साइज़ कितना है, मीन्स आपने किस टाइप के मटेरियल्स यूज़ करे हैं अपनी रूम के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, आपका मटेरियल कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, मीन्स तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर करते हैं जब हम थर्मल कंफर्ट की बात करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी और फैक्टर्स हैं जिससे हमारी हीट लॉस होती है, जैसे इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशंस। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे आपकी बॉडी का हीट लॉस होता है। इनको आप समझ रहे हैं इस वाली नेक्स्ट स्लाइड में। डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़, आप क्या ऐसी डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप बिल्डिंग का हीट लॉस इंक्रीज़ कर सकते हैं, हीट गेन आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप दो तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे पैसिव डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ या एक्टिव डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़, ठीक है। पैसिव डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ वो स्ट्रेटजीज़ हैं और जिनमें आप कोई एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो नेचुरल एनर्जी है हम उनको यूज़ करके अपनी पैसिवली बिल्डिंग को हीट अप कर रहे हैं या कूल डाउन कर रहे हैं। एक्टिव डिज़ाइन में क्या आता है कि आप मैकेनिकल सिस्टम्स या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके
अपनी बिल्डिंग को हीट अप कर रहे हैं या कूल डाउन कर रहे हैं। मीन्स अगर आप रूम का फ़ैन चला रहे हैं या फिर एयर कूलर्स है आपके पास या एयर कंडीशंस आप यूज़ करते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो एक एक्टिव डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ है, राइट। अगर आप सर्दियों के टाइम में अगर अपने रूम को हीट अप करना है तो हम रूम हीटर्स यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एक्टिव डिज़ाइन मेथड है। लेकिन पैसिव में क्या होगा कि सर्दियों के टाइम हम धूप में जाके बैठ जाते हैं, धूप सेकते हैं, तो इसमें हमारा अलग से कोई एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को कोई पे नहीं कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो ये आपका पैसिव मेथड हो गया। तो नेचुरल सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ पैसिव डिज़ाइन, राइट। पैसिव एनर्जी का ये सोर्स है। एक्टिव डिज़ाइन में आप एक मैकेनिज्म आता है HVAC मैकेनिज्म, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, एक पूरा एक सिस्टम रहता है जो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन पूरा मैनेज करता है। अगर रूम का टेम्परेचर बहुत कम है तो वो हीटिंग सिस्टम को इग्नाइट करके आपको एक वार्म एयर सप्लाई कर सकता है थ्रू दी डक्ट्स। अगर गर्मियों की बात करें तो वहाँ पे चिल्ड एयर भी सप्लाई कर सकता है, ठीक है, विद द सेम डक्ट्स। तो ये मैकेनिज़्म है, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे HVAC मैकेनिकल सिस्टम्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड रहते हैं। पैसिव डिज़ाइंस में बात कर रहे थे कि आप अपने बिल्डिंग्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप जो सनशेड है उसको कैसे आप एडजस्ट कर बना सकते हैं। मीन्स द लेंथ ऑफ सनशेड वो बहुत मैटर करती है, जो लेंथ है आपकी सनशेड की वो मैटर करती है। हमने सन थ्योरी वाले वीडियो में समझा था कि जो समर का सन होता है वो कैसे हाइट पे रहता है और जो विंटर का सन होता है वो कैसे लो रहता है। तो दोनों ही जो सन की सनलाइट का जो एंगल है वो डिफ़र करता है दोनों ही केस में, दोनों ही सीज़न में। तो हमें यहाँ पे मेजरली ये फोकस करना है कि हमारा जो विंडो शेड है, जो छज्जा है, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, हमें कितनी लाइट अपनी रूम के अंदर अलाउ करनी है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सोलर हीट गेन। सोलर हीट गेन मीन्स कि हम अपनी बिल्डिंग्स पर हीट कितना गेन कर रहे हैं। ये हमारे रूफ़ पर भी हो सकता है, हमारी वॉल्स पर भी हो सकता है। अगर मेजर बात करें तो हमारी रूफ्स मैक्सिमम सोलर हीट गेन लेती हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके जो रूफ़ का मटेरियल क्या है। अगर आपका रूफ़ का मटेरियल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो अंदर के कमरे होंगे, जो रूम्स होंगे, जो बिलो द रूफ़ के जो रूम्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा हीट अप करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स अगर हम लगा सकते हैं, रिफ्लेक्टिव पेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टिव पेंट्स का भी ना यूज़ करें तो सिंपल ऐसे वाइट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर सके, लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर सके। तो इससे क्या होगा, जो रूम का टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हो सकता है। ये कुछ ऐसे पैसिव मेथड्स हैं। एक्टिव में तो आप मैकेनिकल सिस्टम्स का यूज़ कर ही सकते हैं कूल डाउन करने के लिए, लेकिन अगर मैकेनिकल सिस्टम के साथ साथ अगर हम पैसिव सिस्टम्स का भी यूज़ करें तो जो लोड पड़ता है मैकेनिकल सिस्टम पे वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद नेचुरल वेंटिलेशन को हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं थ्रू दी विंडोज़। तो विंडोज़ के थ्रू जो एयर फ्लो होती है वो वन ऑफ द नेचुरल वेंटिलेशन है। क्रॉस वेंटिलेशन हमें अपनी रूम्स के अंदर, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट कि एक बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है रूम के अंदर। अगर हम नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो सफोकेशन ऐसी रिलेटेड बहुत सारी हमें आपको प्रॉब्लम्स या फिर डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं आप अगर नेचुरल वेंटिलेशन नहीं होगी। और नेचुरल वेंटिलेशन के साथ साथ एक द साइज़ ऑफ द विंडो या ओपनिंग साइज़ ऑफ द विंडो, ये भी मैटर करता है कि आप कितनी बड़ी विंडोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितनी बड़ी विंडो प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन या क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पर होगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, व्हेन डू नॉट प्रोवाइड नेचुरल वेंटिलेशन। हमें कब नेचुरल वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, जब आपकी बिल्डिंग ऐसे बहुत बिजी एरिया में हो जहाँ पे साइड में बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक जोन हो, या फिर ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है या पोल्यूशन आ रहा है। तो उस एरिया में हमें वहाँ से नेचुरल वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल वेंटिलेशन के साथ साथ आपको वहाँ से नॉइज़ भी रिसीव होगा, पोल्यूशन भी रिसीव होगा। तो हमें उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और आपका जो एयर क्वालिटी है वो भी ख़राब होगा यहाँ पर। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हमारा बिल्डिंग कोई बिजी एरिया में है। तो नेक्स्ट इज़ विजुअल कंफर्ट। विजुअल कंफर्ट क्या होता है, ये रिलेटेड होता है हमारी आइज़ से कि हम क्या देख पा रहे हैं।
हम अपनी आई से कितना विजुअल देख पा रहे हैं जो हमें कंफर्टेबल लग रहा है। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे बात हो रही है लाइट के रिलेटेड कि आप कितने लेवल्स की लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अलग अलग बिल्डिंग्स के जो एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम कभी भी नोटिस किया होगा जो बहुत इंटेंस वर्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक काम है, जैसे आप एक स्टडी रिलेटेड वर्क है, आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर व्हेन द वर्क इज़ इंटेंस। और ऐसे काम जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्क नहीं है, जैसे हम बात करते हैं पार्किंग एरियाज़ की। पार्किंग एरियाज़ में एक नॉर्मल मिनिमम लाइट भी रहेगी तो भी हमारा काम हो जाएगा कि हमें अपने व्हीकल को पार्क करना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं चाहिए लाइट की। तो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट या फिर कितना हमें ल्यूमिनेंस चाहिए किसी भी एरिया में, वो डिपेंड करता है लक्स, ठीक है। ये होता है लक्स, लाइटिंग का लक्स होता है और ये वैल्यूज़ रहती हैं। जैसे इस वाली टेबल में आप देख पा रहे हैं पार्किंग लॉट के लिए 20 to 50 लक्स हमें चाहिए। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है, जैसे ड्राइंग वर्क रिलेटेड हम स्टडी से बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 1000 लक्स हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है, लेकिन अगर हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो 500 लक्स है। तो एनबीसी में इसकी कंप्लीट पूरी लिस्ट है, पूरी टेबल है एनबीसी में प्रोवाइडेड है कि हमें किस एरिया में कितना अमाउंट ऑफ लाइट या फिर कितनी इंटेंसिटी की लाइट हमें चाहिए, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं अगर डिटेल डेटा इसका रिलेटेड चाहिए। इसके बाद आती है विजुअल कंफर्ट में डे लाइटिंग के बारे में कि सारी चीज़ें हमें मैकेनिकल सिस्टम्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम नॉर्मल एलईडी बल्ब्स या ट्यूब लाइट्स लगा के लाइट तो ले सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल लाइट या डे लाइट को भी प्रेफर हमें करना चाहिए अपनी बिल्डिंग के अंदर। जिससे क्या होगा, आपका एक तो एनर्जी बिल रिड्यूस होगा, साथ ही साथ हमें ह्यूमंस को डे लाइट भी ज़रूरी होती है, राइट। तो वो दोनों ही चीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट डे टाइम में हमारा जो भी वर्क है वो डे लाइट से हो जाए, बहुत कम हमें रिक्वायरमेंट पड़े एक्टिव सोर्स की, राइट। तो हमें जो हमारे लाइट बल्ब्स की पोजीशंस हैं वो भी हमें कंसिडर करनी चाहिए कि हम कितना इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर रहे हैं। तो 3 टाइप की हमारे पास लाइट होती है, आप उनको भी फर्दर देख सकते हैं कि आपको एम्बिएंट लाइट कहाँ पे प्लेस करनी है, स्पॉट लाइट कहाँ पे प्लेस करनी है, फोकस लाइट कहाँ पर प्लेस करनी है। तो ये सारी लाइट की पोजीशंस भी बहुत मैटर करते हैं जब आप एक विजुअल कंफर्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ इमेजेस के रेफरेंस से आप समझ पाएंगे द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है। एक वो फैक्टर आपको कंसिडर करना है, द पोजीशन ऑफ लाइट, ये भी आपको फैक्टर कंसिडर करना है कि किस पोजीशन पे लाइट लगानी है। ऐसा ना हो कि किसी एक रूम में कोई एक पर्टिकुलरली स्पॉट बहुत ज़्यादा ब्राइट अप हो जाए, बाकी का पूरा स्पॉट डार्क में रहे या फिर शेड में रहे। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पूरा जो रूम है एकदम वेल लिट होना चाहिए। और जो ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्क है पर्टिकुलरली किसी भी एक एरिया पे, वहाँ पे हमें स्पॉट लाइट या फिर टास्क लाइट वहाँ पे लगा सकते हैं हम, राइट। इसके बाद आपका व्यूज़ आता है। तो ये एक और हमारा ह्यूमन कंफर्ट रहता है कि जब भी आप किसी भी जोन में वर्क कर रहे होते हैं या फिर आप रह भी रहे होते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि हमें अपनी विंडोज से क्या व्यू दिखता है। तो व्यू जितना भी ज़्यादा अच्छा होगा तो साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा हमारी बॉडी के ऊपर। हमारा मन एकदम खुश हो जाएगा कि आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स में विंडो से क्या व्यू दिखता है। अगर आपको कोई ओशन का व्यू दिखता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि अंदर से खुशी हो जाती है कि ओशन का व्यू मिल रहा है हमें हमारे बिल्डिंग्स में या फ्लैट्स में, या फिर ग्रीन व्यू मिल रहा है, राइट। अगर जस्ट सपोज इमेजिन करिए कि आपने अपनी विंडो खोली और बाहर कोई बहुत बेकार तरह से कूड़ा आपको नज़र आता है, राइट। कोई और ऐसा एरिया नज़र आता है जो बिल्कुल भी देखने में अनप्लीजेंट है, तो हमें साइकोलॉजिकली एक डिप्रेसिंग मूड में लेके आ जाएगा।
तो व्यूज़ बहुत मैटर करता है हमारी विंडोज़ के बाहर क्या व्यूज़ है। तो अगर विंडो के बाहर की प्रॉपर्टी अगर हम आपकी प्रॉपर्टी में लाई करता है, आपने कोई कोर्टयार्ड्स प्रोवाइड कर रखे हैं बिल्डिंग के बाहर, तो उस कोर्टयार्ड्स में आप फ्लावर गार्डन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे व्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमें विजुअली बहुत कंफर्ट दे। तो दिस इज़ द विजुअल कंफर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो विंडोज़ के बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जब भी डिज़ाइन करते हैं अपनी विंडोज़ कहाँ प्लेस कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी आप ओपनिंग प्लेस करेंगे तो उसके बाहर आप अब विंडो के बाहर आपको क्या दिखेगा, तो ये भी हमें कंसिडर करना है वाइल प्लेसिंग द विंडोज़। इसके बाद अकोस्टिक कंफर्ट हमें देखने को मिलता है। तो अकोस्टिक कंफर्ट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉइज़, कि आप जब किसी भी एक रूम में बैठे हैं तो बाहर का अननेसेसरी जो नॉइज़ है वो आपके रूम में ना आए, राइट। कोई आपकी और प्लस आपके जो रूम के अंदर की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका भी साउंड बाहर ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अकोस्टिक रिलेटेड मटेरियल्स आते हैं, जैसे साउंड प्रूफिंग मटेरियल्स आते हैं, उनको इंस्टॉल करवा के आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो आपके रूम के अंदर साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते बल्कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एकोज क्रिएट ना हो, रिवर्बरेशन क्रिएट ना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए अकोस्टिक रिलेटेड पूरे मटेरियल्स होते हैं, पूरे पैनल्स होते हैं, अकोस्टिक पैनल्स होते हैं जिनको वॉल में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल्स बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसको आप वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऐसे कैविटी वॉल्स एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दी साउंड प्रूफिंग, ठीक है। तो इसमें कैविटी वॉल को प्रोवाइड करने के बाद बहुत अमाउंट तक जो साउंड प्रूफिंग है वो प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। मिनिमम लेवल पे और जो साउंड प्रूफिंग करनी है तो अगेन हम मटेरियल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सी द अकोस्टिक कंफर्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंफर्ट, कि आप ऐसे रूम में भी नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आता है, ठीक है। तो आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ह्यूमन कंफर्ट की बात करते हैं, राइट। इसके बाद स्मेल एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हम हमारे आसपास का इन्वायरमेंट किस स्मेल का है, बहुत ज़्यादा अगर फाउल स्मेल आती है तो भी वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, अनकंफर्टेबल रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ साथ हमें स्मेल वाली चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन कंफर्ट का पार्ट है, ओके। तो फ्रेगनेंस रहे पूरे रूम के अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो हमें रूम फ्रेशनर्स, ये तो आपका अगेन ये भी एक एक्टिव मेथड हो गया कि आप रूम फ्रेशनर्स या फिर इंस्टॉल करवाते हैं। नेचुरली अगर हमारे रूम के अंदर वेंटिलेशन पूरा नेचुरल वेंटिलेशन रहेगा तो ये फाउल स्मेल की जो प्रॉब्लम है ये हमें नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ह्यूमन कंफर्ट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।